ऐसा वाहन कल्पना कीजिए जो ट्रैक्टर और बख्तरबंद टैंक का संयोजन हो, मलबे के बीच रास्ता बना सके, विस्फोटक नष्ट कर सके और इमारतों को गिरा सके। कल्पना करें कि यह वाहन दुनिया की सर्वाधिक उन्नत सेनाओं में से एक द्वारा पृथ्वी के सबसे अशांत इलाकों में प्रयोग किया जा रहा है। मैं इजराइल के सैन्य अभियानों में गाजा पट्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे बख्तरबंद ट्रैक्टर D9R के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक प्रभावशाली और विवादास्पद मशीन है। अपनी मजबूत बख्तरबंदी और अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ D9R इजराइल की तकनीकी शक्ति और उन समूहों से लड़ने के उसके संकल्प का प्रतीक है जिन्हें वह आतंकवादी मानता है। इस वीडियो में हम इतिहास और विवादों में गहराई से उतरेंगे। D9R के इर्द गिर्द इसके निर्माण ट्रैक्टर के रूप में शुरुआत से लेकर एक भयभीत और प्रशंसित युद्ध हथियार में इसके रूपांतरण तक शुरू करने के लिए आखिरकार यह वाहन है क्या? D9 एक ट्रैक्टर है जिसे कैटरपिलर द्वारा बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। लेकिन इसे देखकर आपको शायद पारंपरिक ट्रैक्टरों की याद आएगी, जैसे कि वे जो निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होते हैं। और फिर एक सवाल उठता है, एक निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर सैन्य संघर्ष के बीच में क्या कर रहा है? असल में होता ये है कि इजरायली सेना, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है, D9 की एक खास संस्करण का इस्तेमाल करती है जिसमें मजबूत बख्तरबंदी होती है। इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में कई तरह के कामों के लिए किया जाता है, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में, जैसे कि गाजा पट्टी। इसीलिए D9 ऐसे ट्रैक्टर जैसा दिखता है जो मैड मैक्स फिल्म से लिया गया हो। युद्धों में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नई बात नहीं है, हालांकि यह कई लोगों का ध्यान खींचता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही कैटरपिलर D7 की 10,000 से भी ज्यादा यूनिट्स का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया गया था, जैसे कि बाधाओं को हटाना, खाइयों का निर्माण करना और यहाँ तक कि सैनिकों और आपूर्ति का परिवहन करना। इजराइल ने 1950 के दशक में ही D9 का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन 1980 के दशक के अंत में पहली इंतिफादा के बाद से इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया। उस समय ऑपरेटर की सुरक्षा हेतु ट्रैक्टरों पर अस्थायी बख्तरबंद कवच लगाए गए थे। शुरुआत में बख्तरबंदी अपेक्षाकृत हल्की थी, जिसे मुख्य रूप से हल्की आग्नेयास्त्रों की गोलियों और विस्फोटों के छर्रों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया था। रॉकेट और टैंक रोधी मिसाइलों के खतरे के बढ़ने के साथ ही D9 की बख्तरबंदी भी विकसित होती गई। 2000 के शुरुआती वर्षों में एक नई पीढ़ी की बख्तरबंदी IDF, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइल में कैटरपिलर की इंपोर्टर के बीच साझेदारी में विकसित की गई थी। 2005 में बार्स बख्तरबंदी पेश की गई, जिसे 2006 में D9R पर बड़े पैमाने पर लगाया गया। इसे वेनेशियन आर्मर कहा जाता है, जो वाहन के चारों ओर एक तरह का पिंजरा बनाती है ताकि मिसाइलों के मोल्डेड चार्ज को समय से पहले ही विस्फोटित किया जा सके। यह बख्तरबंदी इस उद्देश्य के लिए काफी प्रभावी साबित हुई, जिससे कई जानें बच गईं। इसके डेवलपर्स को IDF के थल कमान से एक पुरस्कार भी मिला। D9R के अलावा IDF D9N भी संचालित करता है, जो एक रिमोट से नियंत्रित संस्करण है, जिसे ब्लैक थंडर उपनाम दिया गया है। इसका उपयोग जीवन के लिए उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे खतरनाक मार्ग खोलना और विस्फोटक चार्ज विस्फोट करना। हाल ही में 2019 में D9R और D9T के नए मॉडलों के लिए चौथी पीढ़ी की ब्लाइंडिंग पेश की गई, जिसमें आयरन फिस्ट नामक एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली शामिल है, जो खतरों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। लेकिन आखिरकार गाजा जैसे युद्ध के मैदान में इन विशाल बख्तरबंद ट्रैक्टरों का क्या उपयोग है? ठीक है, इनके कार्य कई प्रकार के होते हैं।
टैंकों और सैनिकों की आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना, बैरिकेड्स और मलबा हटाना, फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुरंगों को उजागर करना और नष्ट करना, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाओं को गिराना, विस्फोटक उपकरणों और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करना, पैदल सेना के लिए रक्षात्मक ठिकानों के निर्माण में सहायता करना। कुछ मामलों में डीनो को विवादास्पद मिशनों में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे आत्मघाती आतंकवादियों के परिवारों के घरों को गिराना, एक ऐसी प्रथा जिसे इजराइल केवल डराने के लिए मानता है, लेकिन आलोचक इसे सामूहिक सजा मानते हैं। भारी बख्तरबंदी के बावजूद डीनो अजेय नहीं है। 2014 में गाजा में ऑपरेशन मार्जिन प्रोटेक्टिव के दौरान एक D9 पर एंटी टैंक मिसाइल हमले में ऑपरेटर मारा गया और कमांडर घायल हुआ। एक और D9 ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जहां से मिसाइल दागी गई थी, जिसमें 8 उग्रवादी मारे गए और 2 अन्य को पकड़ लिया गया। क्रू को उनकी कार्रवाई के लिए एक प्रशंसा पत्र मिला, लेकिन कुल मिलाकर D9 इजरायली अभियानों के लिए गाजा जैसे शत्रुतापूर्ण शहरी माहौल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। वे बलों को इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटकों और दुश्मन की गोलीबारी से भरे इलाकों में आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, सैनिकों के गुजरने के लिए रास्ता खोलते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, D9 का उपयोग विवादों से मुक्त नहीं है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि इजराइल इन ट्रैक्टरों से फिलिस्तीनी नागरिकों के घरों को दंड स्वरूप गिराता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इजराइल का कहना है कि वह केवल आतंकी संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली संरचनाओं को निशाना बनाता है और नागरिकों के नुकसान को कम करने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी रिपोर्टें और वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि D9R बड़े पैमाने पर घरों और नागरिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर रहा है, जिससे हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। इस मामले में यह बहुत स्पष्ट है कि गाजा जैसे अराजक माहौल में लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच अंतर करना एक लगातार चुनौती है। एक और विवाद यह है कि कैटरपिलर, जो D9R बनाती है, वह इजराइल को यह वाहन बेचकर मानवाधिकार उल्लंघनों की सहभागी बन रही है, जबकि उसे पता है कि इसे सैन्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा और कब्जे वाले इलाकों में प्रयोग किया जाएगा। कंपनी इन अनियमितताओं का खंडन करती है और कहती है कि वह ग्राहकों द्वारा उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण नहीं रखती। इन विवादों के बावजूद इजराइल और गाजा में फिलिस्तीनी समूहों के बीच हाल ही में बढ़े संघर्ष दिखाते हैं कि D9R अभी भी इजरायली सैन्य अभियानों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। ये 60 टन वजनी बख्तरबंद दैत्य आधुनिक संघर्षों में, खासकर शहरी और असम्मित युद्धों में, जैसा कि हमने गाजा में देखा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिर्फ एक साधारण निर्माण मशीन से कहीं बढ़कर D9 एक रणनीतिक हथियार बन गया है, जो युद्ध के मैदान में शक्ति का संतुलन बदलने में सक्षम है। और आप इजराइल की इस जबरदस्त ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? टिप्पणी करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। एक जोरदार आलिंगन और अगली बार मिलते हैं।